हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शशि सर राजेंद्र एजुकेशन से। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का फिजिक्स से एक जो सीरीज़ थी हमारी, उस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर ये है जो कि लाइट चैप्टर से है। तो बिना लेट के हम शुरू करते हैं फिर से। देखिए, लाइट चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के तौर पे वीडियो नंबर 1 डाल के रखा हुआ पहले से। अगर आप उसको नहीं देखे हो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी आपको। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ने क्या क्या वाले हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं, इसका ओवरव्यू कि हमें इस चैप्टर में इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है, स्पेशल इस लेक्चर में। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट देखिए पहले देख लिया हुआ। ये आपका वीडियो नंबर 1 जो है, जो वीडियो नंबर आपका 1 है, इसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझाया हुआ अच्छे से कि लाइट कैसे काम करती है, लाइट में कौन कौन से रेडिएशंस होते हैं, कि कौन से रेडिएशंस हमें दिखाई देते हैं, कौन से रेडिएशंस हमें नहीं दिखाई देते हैं, कौन से हमारे एक ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होते हैं, कौन सा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हमने उसमें समझाया हुआ है। और इस लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। ठीक है, 2 रिफ्लेक्शंस हम देख रहे होंगे। साथ ही साथ हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे और कॉमन कुछ हम मिसकंसेप्शंस जो है उसको हम दूर करेंगे आपके। तो शुरू करते हैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और इन सब टॉपिक्स को कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लाइट होती क्या है और लाइट काम कैसे करती है। इसके बारे में हमने वीडियो नंबर 1 में देख लिया है। मैं बार बार कर रहा हूँ कि पहले उसको आप देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है ना। बेसिकली हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो देखिए, रिफ्लेक्शन वो चीज़ें हैं या वो फिनोमिना है कि जिससे हमें कोई भी वस्तु या कोई भी सामान या कोई भी इंसान या कुछ भी आप जो भी चीज़ देखते हैं उस वो चीज़ दिखाई देती है। उसका एक ही कारण रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए आप इसका सीधा सा मतलब ये समझिए कि मान लीजिए एक बहुत डार्क रूम हो, जैसे अभी आप ये बोर्ड दिख रहा है, बहुत डार्क दिख रहा है, इसमें कोई भी लाइट नहीं आ रही है, यानी हमें कोई भी लाइट इसके पास नहीं है जो आपको यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों तक जाए। इससे कोई भी लाइट एमिट नहीं हो रही है, इसलिए इसमें से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मान लीजिए एक छोटा सा विंडो हम इसमें खोलें और थोड़ा सा हमें कुछ दिखना स्टार्ट हो, तभी आपको देखिए एक थोड़ी सी लाइट आती हुई दिख रही है और ये बच्चा ये आपको दिखना स्टार्ट हो गया, और साथ ही साथ जो भी सामान इसमें रखे थे सब कुछ दिखना इसमें स्टार्ट हो गए हैं। ये हमें दिख क्यों रहे हैं, कौन सा फिनोमिना इस पे काम कर रहा है, कौन सी फिजिक्स पे काम कर रही है कि हमें कोई भी सामान दिखाई देने लगा। जबकि अगर आप डार्क रूम में कहीं खड़े हों, अगर आपके पास कोई लाइट ना आ रही हो, लेकिन आपको जो सामान दिखाई दे रहा है अगर उसके ऊपर कोई लाइट गिर रही है तो भी वो आपको सामान दिखाई देगा। जैसे पीछे के देखिए रखा बेड, ये बेड भी आपको दिखने लगा, ये टेबल, साथ में टेबल लैंप, ये आपका एक लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ बगल में रखी हुई कुर्सी, उसके ऊपर रेडियो, सब कुछ आपको दिखने लगा। ये दिख क्यों रहा है, इसी चीज़ को हम इस पूरे लेक्चर में समझेंगे, यानी रिफ्लेक्शन को समझेंगे, रिफ्लेक्शन काम कैसे करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें कुछ टॉपिक्स को समझना चाहिए कि लिखा गया है कि अ लाइट सोर्स इन एनी ऑब्जेक्ट दैट एमिट लाइट है आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियली। कि लाइट आती कहाँ से है, इसके बारे में हम 2 चीज़ों को समझते हैं। एक लाइट सोर्स में एक होता है नेचुरली और एक आर्टिफिशियली, मतलब जो नेचर के द्वारा हमें लाइट कुछ मिल रही होती है उसको हम नेचुरल लाइट बोलते हैं, जैसे सन। ठीक है, इसका एक अच्छा एग्जांपल सबसे बड़ा है सन, जो कि एक नेचुरल लाइट हमें एमिट कर रहा होता है। आर्टिफिशियल लाइट में आप अपने घर में बल्ब लगा होता है, आप बल्ब देख लीजिए, बल्ब जो होता है आपका आर्टिफिशियल लाइट होता है। इसके बारे में अभी और भी समझाते हैं कि होता कैसा है। कि देखिए टाइप ऑफ लाइट सोर्स में नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट, नेचुरल लाइट क्या क्या होते हैं, आर्टिफिशियल लाइट क्या क्या होते हैं, इस लेक्चर में हम अच्छे से इसको देख रहे होंगे। कि अ लाइट सोर्स कैन बी लुमिनस प्रोड्यूसिंग इट्स ओन लाइट लाइक द सन। ठीक है, जो आपकी सोर्स है खुद से लाइट प्रोड्यूस कर रही हो उसको हम लुमिनस बोलते हैं, यानी उसकी खुद की ओन लाइट प्रोड्यूस कर रही है। और कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो नॉन लुमिनस होते हैं, जैसे मून। मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके आपके पास तक पहुंचाता है, तब जाकर के आपको जो मून होता है वो दिखाई देता है। ऐसे सोर्सेज को हम नॉन लुमिनस सोर्सेज बोल रहे होते हैं, और वो ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लुमिनस ऑब्जेक्ट बोल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे सन हो गया,
देखिए ये टाइप्स ऑफ सोर्सेस में है, टाइप ऑफ सोर्सेस में दो टाइप के सोर्सेस आप देखते हो, एक तो नेचुरल सोर्स देख रहे हो, एक आर्टिफिशियल सोर्स देख रहे हो, उसके बाद ही साथ साथ में आप लुमिनस देख रहे हो और नॉन लुमिनस देख रहे हो। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि हमारा नेचुरल सोर्सेस क्या क्या चीज़ें होती हैं, नेचुरल सोर्स किसको हम बोलते हैं। तो नेचुरल सोर्स जो है कि नेचुरल लाइट सोर्स आर दोज दैट ऑकर इन द नेचर, वो लाइट सोर्स जो हमें नेचर में मिलते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन एंड इंक्लूड द सन, स्टार, लाइटिंग, फायर्स और भी जो भी अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे फायर फ्लाइज है, आप जुगनू जिसको बोलते हैं हिंदी में। अगर आपने बचपन में देखा होगा, अभी तो नहीं दिखाई देती है, अगर आपने बचपन में देखा होगा कि जुगनू भी एक खुद से लाइट प्रोड्यूस कर रही होती है और साथ ही साथ वो नेचुरल थिंग्स होती है, इसलिए उसको हम नेचुरल सोर्सेस हम बोल रहे होते हैं। जैसे अरोरा लाइट्स, अगर आप नॉर्दर्न स्फीयर अर्थ में जाओगे और वहाँ पे कुछ कंट्रीज में नॉर्दर्न ये अरोरा लाइटें दिखाई देती है रात में, ग्रीन कलर की दिखाई देती है, ये आपके नेचुरल सोर्स हो जाते हैं। ठीक है, मेट्रॉइड्स होते हैं, सनराइज या सनसेट में आप देखोगे सनलाइट, स्टार्स, लावा, मैग्मा जब निकलता है तो वहाँ से भी आपको लाइट कुछ प्रोड्यूस हो रही होती है। इतनी लाइटें नहीं होती हैं कि आपको दूर तक दिखाई दें, लेकिन हाँ कुछ इस तरीके से, इस प्रकार से रेड रेड चमकती हुई दिखाई देती है, इसको हम लावा बोल रहे होते हैं। सनसेट हो रहा होता है, तो ये सब जो भी थिंग्स हैं ये सारे आपके नेचुरल थिंग्स हैं कि ये जो है हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। इसको मतलब कोई भी ह्यूमन्स इंटरवेंशन के बिना ये लाइटें एमिट कर रही होती हैं, इसको हम नेचुरल लाइट्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, ये होते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना, मतलब इसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन कुछ भी नहीं होता है। अभी अब क्या ही होगा, अरोरा लाइट ह्यूमन के द्वारा नहीं बन सकता है कभी। मेट्रॉइड्स जो हैं, सनराइज या फिर लावा, स्टार, सनलाइट से, या फिर फायर फ्लाइज होते हैं जिसको जुगनू आप बोल रहे होते हो, सनसेट, ये किसी भी ह्यूमन के द्वारा इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए इसको हम नेचुरल सोर्स बोल रहे होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा जिससे कि आपको ये याद करने में आसानी हो, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक किसी विजुअल माध्यम से समझाया जाए जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो है आर्टिफिशियल लाइट सोर्स, कि वह ऐसा लाइट सोर्स है जो आर्टिफिशियल हो, जो मैन मेड हो, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा हो, उसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल लाइट सोर्स। तो आर्टिफिशियल लाइट सोर्स आर मैन मेड लाइट इंक्लूडिंग बल्ब, फ्लोरेसेंट लाइट्स, एलईडीज, गैस डिस्चार्ज लैंप विच इज यूज टू लुमिनस एंड वेरियस एप्लीकेशंस। ऐसे कुछ सोर्स है जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे बल्ब। ठीक है, बल्ब जो है आविष्कार कौन किया था? एडिसन ने किया था। तो ये जो बल्ब जो है बनाया गया है, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। ये ऑयल लैंप हो गया, आप बचपन में देखे होंगे ऑयल लैंप हुआ करते थे, इसको लालटेन बोला करते थे हम लोग। ये ऑयल लैंप हुआ करते थे, यहाँ पे टंकी हुआ करती थी, टैंक छोटा सा, इसमें हम कैरोसिन ऑयल को डाल करके और एक कॉटन के माध्यम से इसको हम जलाया करते थे, तो इसको लैंप ये हो गया। उसके बाद ये फ्लैश लाइट या टॉर्च हो गया, आपके मोबाइल में देखिए फ्लैश लाइट होता है, या घर में टॉर्च होंगे। ये स्ट्रीट लैंप हो गया आपका, लाइटर हो गया, और फायर्स हो गए। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये देखिए नेचुरल्स नहीं है, ये फायर मतलब जो ह्यूमंस के द्वारा फायर क्रिएट किया जाता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जितने भी आपको सोर्सेज दिख रहे हैं ना, ये आपके जो भी है ये आर्टिफिशियल सोर्सेस हैं। अभी हम लुमिनस और नॉन लुमिनस नहीं जाएंगे, अभी हम बस ये बात कर रहे हैं कि कौन से आर्टिफिशियल्स है, कौन से नेचुरल्स हैं। तो ये जितने भी आपको चीज़ें दिख रही हैं ना, ये आर्टिफिशियल्स है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, आप उसको खुद से सोचिएगा, लिखिएगा कि ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल हो रही होती हैं। और इसके पहले हमने जो देखा हुआ है, ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, मतलब ये ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना जो भी चीज़ें हो रही होती हैं और लाइट एमिट कर रही होती हैं, उसको हम नेचुरल बोल रहे हैं। और ह्यूमन के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई गई हैं जिससे हमें लाइट मिलता है, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल लाइट सोर्स है। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं? चलिए हम आगे देखते हैं। अगला है हमारा, हमने आपको बताया था ना कि दो टाइप्स के हम टाइप्स को देखेंगे, एक लुमिनस, नॉन लुमिनस, और नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो अब हमारे नेचुरल लुमिनस की बात आती है। लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लुमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद अपनी ओन लाइट को एमिट कर रहे होते हैं, उसको किसी सहारा की जरूरत नहीं पड़ रही होती है, किसी और लाइट के सहारे की जरूरत नहीं पड़ रही होती है। ऐसे हम ऑब्जेक्ट को लुमिनस ऑब्जेक्ट बोल रहे होते हैं। ठीक है ना? तो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट दैट एमिट देयर ओन लाइट, जिसके पास अपनी खुद की लाइट हो रही होती है, जो किसी और के सहारे से नहीं दिखाई देता है हमें। जैसे मान लीजिए ये आपको पेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये पेन आपको क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये लाइट
कहीं इसके ऊपर आ रही है और इससे रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों तक जा रही है, यानी इससे एमिट होकर के आपकी आंखों तक नहीं जा रही है, किसी से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक जा रही है, इसको हम बोलते हैं नॉन लुमिनस। और ये स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन अपनी एक खुद की लाइट एमिट कर रही है, यानी जो भी इलेक्ट्रिकल हम एनर्जी दे रहे हैं उस एनर्जी से एक हमें लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, एमिट कर रही है, इसको हम बोलते हैं लुमिनस, ठीक है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट यही हो गया कि द सन जो होता है एक लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसके पास अपनी खुद की लाइट हो रही होती है। यहाँ पे जो भी हीलियम और हाइड्रोजन के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसके बाद जो हमें एक लाइट मिल रही होती है, वाइट लाइट, इसको हम बोलते हैं सन के द्वारा एक लाइट आ रही होती है, जिसको हम लुमिनस ऑब्जेक्ट बोल रहे होते हैं, क्योंकि इसके पास अपनी खुद की लाइट है, ठीक है ना। जैसे अ नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट दैट रेडिएट से एनर्जी एज ए विजुअल लाइट, किसी एक विजुअल लाइट्स के फॉर्म में एक एनर्जी एमिट कर रही होती है सन, जो कि हमें दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देखिए स्टार्स, आपको पता है कि सन भी एक स्टार है, जिसको हम सन बोल रहे हैं हमारा, वो भी एक स्टार ही है और कुछ नहीं है ये, ठीक है ना। हमने इसका नाम सन दे दिया है तो एक सन है, लेकिन ये भी एक स्टार के ही कैटेगरी में आता है। तो स्टार भी वही चीज़ हो गए कि जो अपनी हमें नेक डायरेक्ट से दिखाई देते हैं और अपनी खुद की लाइट वो एमिट कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टार्स। तो स्टार्स भी आपके क्या हो गए, स्टार्स भी जो है आपके क्या हो गए हैं, ये लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद लाइट बल्ब, देखिए लाइट बल्ब तो आर्टिफिशियल है बट खुद की लाइट एमिट कर रही है। आर्टिफिशियल बल्ब जो है, आर्टिफिशियल बल्ब की अगर हम बात करें तो ये तो आपका कुछ यही है ना, ये जो है आर्टिफिशियल बल्ब है, और लेकिन एक तो ये आर्टिफिशियल है लेकिन ये खुद की लाइट एमिट कर रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके करे, चाहे किसी भी तरीके से, लेकिन किसी और की लाइट से हमें ये दिखाई नहीं देती है। अगर इसको हम ग्लो करती है ना तो ये हमें खुद की लाइट से ये दिखाई दे रही होती है, इसलिए इसको भी हम बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर फायरफ्लाइज हो गई है, फायरफ्लाइज नेचुरल सोर्सेस होते हैं और उनके पास अपनी खुद की लाइट हो रही होती है, जैसे हम इसको जुगनू बोल रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप बचपन में देखे होंगे तो जुगनू बरसात के टाइम में ज़्यादा दिखाई देती है, जब रेनी सीजन होता है तो ज़्यादा दिखाई देती है, इसको हम जो है लुमिनस ऑब्जेक्ट बोल रहे होते हैं। साथ में अगला हम देखेंगे कैंडल्स, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट है। कैंडल देखिए अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हमने एक फ्लेम दिया, स्टार्टिंग में जलाया और ये बाद में जलने लगा तो लाइट एमिट करने लगा ये, ठीक है ना, लाइट एमिट करने लगा तो ये लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि किसी और लाइट की उसको नहीं पड़ रही है। साथ में साथ टॉर्च देख लीजिए, टॉर्च के बाद भी अपनी बैटरी के थ्रू या कुछ भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू ये ग्लो कर रहा होता है, इसलिए इसको भी हम लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। देखिए जितने भी पॉइंट्स लिखे गए ना ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, तो सारे आप इसको नोट्स बना के रखिएगा और साथ साथ पढ़ते चलिएगा, तो इससे आपको दोबारा इसको खूब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस जब भी टाइम आए तो आप इसको रिविजन कर लीजिए तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर अगला हमारा टॉपिक है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। देखिए लुमिनस हमने पढ़ा तो जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है, तो नॉन लुमिनस क्या होगा, नॉन लुमिनस ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होगी, जो दूसरों की लाइट से रिफ्लेक्ट होकर के हमें दिखाई दे रहे होंगे, उसको बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्या लिखा गया है कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स दैट डर नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट बट आर विजिबल बिकॉज द रिफ्लेक्ट। किसी और के लाइट से, मान लीजिए कहीं एक लाइट आ रही है इसके ऊपर गिरी और यहाँ से कोई एक ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है, तो यहाँ से टकरा करके इसके ऊपर जो है रिफ्लेक्ट होकर इनकी आंखों तक गई, तब जा करके ये हमें चेयर दिखाई दे रहा है। तो इस चेयर के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, बस हमें किसी और के लाइट के माध्यम से हमें ये दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर लाइट गिर रही है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आ रही है, तब जा करके दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोल रहे होंगे। पहला देखिए एग्जांपल में दिखा है कि मून, ये आपको देखिए मून है, मून के पास अपनी कोई खुद की लाइट नहीं होती है। जब ये सन की लाइट इसके ऊपर जाकर गिरती है तो इससे रिफ्लेक्ट होकर के लाइट वो अर्थ तक आ रही होती है, और अर्थ पे आप इसको रख करके देखते हैं तब जाकर के आपको ये मून दिखाई देता है। इसलिए देखिए कभी आपको ये मून आधा दिखाई देता है क्योंकि लाइट कभी इसके ऊपर इतना गिर रही होती है, कभी और भी ज़्यादा गिरेगी, फिर और भी ज़्यादा। एक टाइम आएगा ना जब ये पूरा मून अर्थ के लाइट के सामने आ जाता है, तब जाके वो जो दिन होता है ना उसको फुल मून बोल रहे होते हैं हम, ठीक है। तो जब लाइट इसके ऊपर कंप्लीटली गिरेगी तो उसको हम फुल मून डे बोल रहे होते हैं। तो ये जो है हमें लाइट
इसके ऊपर एमिट होती है और रिफ्लेक्ट होकर तो हमें दिखाई देती है, इसलिए इसको भी हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोल रहे होते हैं। अगला है जो आपका, अगला जो है ये टेबल, ठीक है। टेबल के बारे में देखिए, ये टेबल भी एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी तब जाकर के हमें दिखाई देगा। चेयर्स हो गए, चेयर मैंने बता दिया आपको, रॉक्स, कुछ भी हम जब चीज़ें देख रहे होंगे, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, पहाड़ भी हमने देखा, और भी बहुत से मतलब लगभग आप घर में जितने भी सामान आपके पास होंगे उसमें से 90% ऐसे सामान होंगे जो 99% बोल सकते हैं ऐसे सामान होंगे जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होगी, जो दूसरों की लाइट से हमें दिखाई दे रहे होंगे। जैसे ये पेन है, ठीक है ना, ये पेन भी हमें दूसरों की लाइट से ही दिखाई देती है, इनके पास अपनी कोई खुद की लाइट नहीं हो रही होती है। अगर घर में हम रखते हैं तो कोई लाइट है, कोई बल्ब की लाइट इसके ऊपर गिरती है और इससे रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आ रही होती है, तब जाकर के हमें ये पेन दिखाई देता है। इसलिए इसको भी हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोल रहे होते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो लुमिनस ऑब्जेक्ट हमने देखा, नॉन लुमिनस देखा, और नॉन लुमिनस चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, उसका एक ही कारण है, उसका एक ही कारण है रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन, जो आपके एनसीईआरटी में पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन। इसी रिफ्लेक्शन को ही हम पूरे एनसीईआरटी में कवर करेंगे और हम बोर्ड के जो क्वेश्चंस बनाएंगे ना, देखिए इतना चीज़ें बताने का कारण एक ही है ना, जिससे आपको समझ में आए कि लाइट बिहेव कैसे करती है, लाइट होती क्या है, लाइट हमारे साथ कैसे बिहेव करती है, लाइट के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। इतनी चीज़ें बताने का हमारा एक ही कारण रहा है कि जिससे कि आपको क्लियरली समझ में, क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हाँ लाइट काम कैसे करता है। नहीं तो आप सीधे रिफ्लेक्शन देखोगे तो आपको पता नहीं होगा कौन सी लाइट काम कर रही है, कौन सी लाइट नहीं काम कर रही है, वेवलेंथ क्या होते हैं, लाइट का स्पेक्ट्रम क्या होता है, और रेडिएशंस क्या होते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगे तो फिर पूरा चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। बस हाँ, आप एक नोट्स के तरीके से पढ़ लोगे, रट लोगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेहतर ये है कि आप सारी चीज़ों को समझते चलिए, जिससे कि आप लाइट्स के बारे में एकदम क्रिस्टल क्लियर कर पाए, कि आगे के आने वाले क्लासेस में आपको दोबारा ये सब पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, जिससे कि आप और भी अच्छी चीज़ों को पढ़ पाएँ, ठीक है। देखिए अगली टॉपिक हमारी, जिसमें हम काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए हम आपको इतनी चीज़ें समझा रहे थे कि रिफ्लेक्शन आपको कायदे समझ में आए। पहली टॉपिक आपकी है उसमें टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है हमने आपको बता दिया कि कोई भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब गिरती है, उसके ऊपर टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंच रही होती है, उसको हम रिफ्लेक्शन बोल रहे होते हैं। तो रिफ्लेक्शन के भी बड़े टाइप होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हमने आपको देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के रखा हुआ है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, ताकि आपको समझने में आसानी हो, कि जब आप कोई घर पे मिरर्स वगैरह देखते होंगे तो उसमें आपके फेस का जो भी एक स्ट्रक्चर है, क्लियर स्ट्रक्चर उसमें आपको दिखाई दे रहा होता हो। लेकिन आप कभी किसी और भी चीज़ों में देखिए, जैसे मान लीजिए पेपर का दिया गया है, ठीक है ना, पेपर भी लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, लेकिन उसमें आप अपने फेस को नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि आपके फेस से या आपके फेस से जो भी लाइटें एक एमिट होकर के उस पेपर के ऊपर जा रही हैं, पेपर से लाइट वापस रिफ्लेक्ट तो हो रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है कोई एक फिक्स नहीं हो रही होती है, अलग अलग पॉइंट की अलग अलग डायरेक्शन उसमें दिख रही होती है, इसलिए उस पर हम अपने फेस को नहीं देख पाते हैं। उसी तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लो, सिर्फ मिरर छोड़ करके, तो लगभग आपको सारे ऑब्जेक्ट में इरेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाई देंगे। तो जैसे देखिए लाइट है, यहाँ से आपको जितनी भी लाइटें आती हुई दिख रही हैं, ये लाइट की रेज है, लाइट की जितनी भी आती हुई दिख रही हैं, देखिए एक पॉइंट पे गिरने के बाद ये एक एंगल बनाती हुई और रिफ्लेक्ट होकर के एक सीधे डायरेक्शन में निकल जाती हैं। सारे लाइट को देख लीजिए आप, एक फिक्स पैटर्न को सेट कर रहा है ये, ठीक है। एक फिक्स पैटर्न सेट करने के कारण इसको हम बोल लेते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये जो रिफ्लेक्शन होता है जनरली मिरर पे हो रहा होता है, तो इसलिए हमने इस पे मिरर लिख दिया है कि मिरर का एग्जांपल आपको समझ में आएगा, ठीक है। इरेगुलर क्या होता है, जिसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लाइट आ तो रही है, एक ग्रीन को हम देखें तो एक पैटर्न बना रही है, कुछ अलग एंगल, लेकिन ब्लू को देखिए इसका अपना एक अलग एंगल बन रहा है, यही रेड देखिए अपना एक अलग एंगल बन रहा है। इसमें क्या हो रहा होता है, सारे एंगल हमेशा कांस्टेंट नजर आ रहे हैं तीनों में, लेकिन यहाँ पे अलग अलग एंगल दिख रहा है। जब अलग अलग एंगल से लाइटें रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं, उनका कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन हम बोल रहे होते हैं। क्या इतनी बातें मेरी क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल देखिए लिखा गया है, एक बना हुआ है एक इमेज, कि यहाँ पे कोई लीफ है, इस लीफ का एक रिफ्लेक्शन के कारण इसका इमेज देखिए, और यहाँ पे देखिए एक इरेगुलर पैटर्न है,
यहाँ पे देखिए इसकी स्टेम जो है एक सीधी है, इसकी स्टेम देखिए कुछ ऐसे है। और भी लीव्स देख लीजिए, एक इरेगुलर लीव्स दिख रही है। किसी एक ही ऑब्जेक्ट का ये इमेज है, लेकिन इसके इमेज देखिए डिफरेंट है। ये एक रेगुलर का है और ये इरेगुलर का है। क्या कुछ बातें समझ में आ रही हैं? अभी हम डेफिनेशन पे चलते हैं, बस आपको हम समझा रहे हैं कि रेगुलर और इरेगुलर कैसे हो रहा होता है। ठीक है, देखिए अब जब रिफ्लेक्शन होने लगा तो उसके भी अपने कुछ लॉज होते हैं। लॉज बनाए गए जिससे कि हम एक पैटर्न को सीख पाए और समझ पाए कि रिफ्लेक्शन हो कैसे रहा होता है। तो जब हम कुछ लॉज बनाए गए तो उस लॉज को समझने के लिए हमने एक टॉपिक बनाया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है, रिफ्लेक्शन होगा तो कैसे होगा, क्योंकि लाइट तो एक ही तरीके से बिहेव करेगी, जो विजुअल लाइटें होंगी वो एक ही तरीके से बिहेव करेंगी। तो यानी सारी विजुअल लाइट एक जैसे बिहेव करनी चाहिए सारे ऑब्जेक्ट के लिए। अगर हम मिरर पे किसी सनलाइट को गिरा रहे हैं या फिर किसी टॉर्च से जलती हुई लाइट को गिरा रहे हैं, तो दोनों केस में क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन जो है एक सेम पैटर्न पे होना चाहिए। तो ऐसा हुआ भी, उसके लिए हमने एक लॉज बनाया जिसको हमने बोला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि व्हेन लाइट हिट्स अ मिरर इट फॉलो टू गोल्डन रूल, जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो रूल को फॉलो करती है, जिसको हमें समझना बहुत ही अत्यंत आवश्यक होना चाहिए और आपको समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के लिए और फाउंडेशन के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। हम आने वाले लेक्चर्स में क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसे बन रहे होते हैं, PYQ भी बताएंगे आपको, और NTSC या फिर ओलंपियाड में पूछे गए क्वेश्चन भी आपको हम सॉल्व कराएंगे। बस अभी हम कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। ठीक है, पहला जो रिफ्लेक्शन होता है फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ऑल थ्री लाइज ऑन द, यहाँ पे लाइन हो बेटा, ऑल थ्री लाइन ऑन द सेम प्लेन लाइक लाइन ऑन अ शीट पेपर। ठीक है, देखिए एक इंसिडेंट, कोई एक लाइट है किसी मिरर के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रही होती है और रिफ्लेक्ट होकर के बैक हो रही होती है। ठीक है, यहाँ देखिए रिफ्लेक्ट होके बैक हो रही होती है, यहाँ बैक हो रही होगी। एक लाइट इंसिडेंट हुई और वापस रिफ्लेक्ट होकर बैक हो रही है। इसके लिए क्या होता है ना कि हम एक बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं जिसको हम नॉर्मल बोल रहे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कर रहा है कि तीनों लाइन यानी इंसिडेंट रेस, रिफ्लेक्टेड रेस और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। एक ही प्लेन का मतलब क्या है कि कार्टेशियन सिस्टम में अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो y और x एक्सिस में ही तीनों चीजें होनी चाहिए। जैसे कोई सीट का पेपर होता है, पेपर सीट होता है, जैसे पेपर सीट हम आपको ये दिखाएं कि देखिए पेपर सीट है। ठीक है, ये जो है पेपर सीट है और पेपर सीट है, पतला है एकदम ये। अगर कोई लाइट कभी गिरेगी इसके ऊपर, ठीक है, सॉरी, लाइट अगर इसके ऊपर गिरती है तो अगर इंसिडेंट इसके ऊपर हो रहा है, इसी प्लेन के ऊपर हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट भी इसी प्लेन के ऊपर ही होगा और जो नॉर्मल बनेगा इसी प्लेन के ऊपर बनेगा। तो इसको हम एक प्लेन मान लेते हैं, 2D प्लेन मान लेते हैं, और तीनों लाइटें इसी के ऊपर गिर रही होती हैं। इसी के ऊपर जो तीनों, सॉरी गिर नहीं रही होती हैं, तीनों ये मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन और ये नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होगा। जैसे एक सीट, पेपर सीट पे हो रहा होता है उसी तरीके से होगा। इसको हम बोलते हैं एक ही प्लेन में हो रहा होता है। ठीक है ना, जैसे हम XY प्लेन का लेके बताया कि अगर यहाँ पे ये नॉर्मल है, सॉरी, अगर यहाँ पे ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट है तो ये रिफ्लेक्टेड होगा, ये आपका नॉर्मल होगा। ये तीनों एक ही प्लेन में हो रहा होता है। इतनी बातें क्लियर है? अगर आप 9th क्लास में कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि हाँ ये जो है एक ही प्लेन की बात क्या हो रही है। ठीक है, दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ ये है कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल एंगल आर। देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल, जो एंगल फॉर्म कर रहा होगा उसको इंसिडेंट एंगल बोल रहे होते हैं हम। ठीक है, यानी एंगल आई इसको बोल रहे होते हैं। और एंगल आर, लाइट रिफ्लेक्ट होकर के ये रिफ्लेक्ट हो गई और नॉर्मल के साथ में जो एंगल फॉर्म कर रही है इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोल रहे होते हैं हम। ठीक है, यानी एंगल आई ये इक्वल टू एंगल आर होगा। और कब होगा? कब होगा ये? ऑलवेज होगा। ठीक है, हमेशा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए
कि अगर 30 डिग्री पे कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है तो 30 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्लेक्ट बैक होगी। जैसे मान लेते हैं अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये ऑलवेज ट्रू है, कभी भी ये चेंज नहीं होगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। इसी को हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो रिफ्लेक्शन के रूल्स आपने जाना। सबसे पहली बात कि इंसिडेंट रेस, रिफ्लेक्टेड रेस और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में हो रहे होंगे। दूसरी चीज कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज होगा, ठीक है। किसी ऐसा नहीं है कि किसी और रिफ्लेक्शन में हमने इसका रूल को ही बदल डाला कि हाँ एंगल आई इक्वल टू एंगल 2r हो गया, ऐसा नहीं होगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज होगा, ठीक है। कब? किसी भी इंसिडेंट पर, किसी भी टाइम एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ही होगा, उसमें हम कभी भी चेंज नहीं कोई आएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए इसमें दिखा है कि इंसिडेंट हो रहा है किसी पॉइंट पर, एक इमेजिनरी लाइन दिख रही है आपको, इसको हम नॉर्मल बोल रहे हैं, इसको हम नॉर्मल बोल रहे हैं। लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर के जा रही है, इसको रिफ्लेक्टेड रेज बोल रहे हैं, ठीक है ना। जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, जो लाइट इसके ऊपर आ रही है, इसको इंसिडेंट रेज बोल रहे होते हैं हम। अब जो एंगल ये फॉर्म हो रहा है ना बेटा, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसी को इंसिडेंट एंगल बोल रहे होते हैं हम, ठीक है। इसी को इंसिडेंट एंगल बोल रहे होते हैं। और जो रिफ्लेक्ट बैक होकर के वापस जा रहा है इसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। जो लाइट वापस जाती है इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोल रहे होते हैं। हम मेजर कैसे करेंगे? नॉर्मल से इंसिडेंट रेस के बीच का जो एंगल होगा उसको इंसिडेंट रेस बोल रहे होंगे, और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रेस के जो बीच एंगल बन रहा होगा उसको हम आपका रिफ्लेक्टेड एंगल बोल रहे होंगे, ठीक है। और हमने आपको फिर से बता रहा हूं मैं कि ऑलवेज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। कब ये ट्रू है बेटा? ऑलवेज, ठीक है। ये ऑलवेज होगा, कभी भी इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यदि बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, हमने एक बहुत बड़े पोर्शन को खत्म कर लिया है। अब उसके बाद हम अपने एक अच्छे टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है प्लेन मिरर। अब हमने रिफ्लेक्शन के बारे में जान लिया है, तो अब हम समझेंगे कि प्लेन मिरर होता क्या है, या फिर हमारा इमेज उसमें बन कैसे रहा होता। अगर आपके घर में, सबके घर में प्लेन मिरर होगा, आप सुबह सुबह उठ के बाल वगैरह सही करते होंगे, तो जैसा आप हैं सेम वैसा ही उसमें एक आपको एक इमेज दिखता बनता हुआ दिखाई देता है। वो इमेज बनता कैसे है, क्यों बनता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? अ प्लेन मिरर इज अ मिरर विथ अ फ्लैट या प्लेनर रिफ्लेक्टिव सरफेस। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ये ग्लास है जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, सपोज ये तो फिलहाल एक पेपर शीट है, बट मानिए कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है और इसके बैक साइड में अगर हम एक पॉलिश कर दें, रिफ्लेक्टिव सरफेस जो होगा, रिफ्लेक्टिव सरफेस जो होगा इसके बारे में समझते हैं कि मान लीजिए कि इसके ऊपर हम एक पॉलिश कर देते हैं। कोटिंग किस चीज़ की करेंगे हम बाद में इसके बारे में समझेंगे। तो इसके अपोजिट साइड में अगर कोई लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है। तो इसी सरफेस को हम रिफ्लेक्टिव सरफेस बोलेंगे। हम जिस तरफ पॉलिश रहेगी उसको हम नहीं बोलेंगे, जो पॉलिश के अपोजिट साइड में सरफेस रहेगा उसको हम रिफ्लेक्टिव सरफेस बोल रहे होंगे, ठीक है। तो ये इसी रिफ्लेक्टिव सरफेस की बात कर रहा है कि जैसे आपको मान लीजिए प्लेन मिरर दिख रहा है, तो इस प्लेन मिरर में अगर आप अपने आप को देख पा रहे होंगे तो यहाँ कोई सामने खड़ा होगा, उसका एक इमेज ये बन रहा है, ठीक है। ये इमेज बन रहा है तो इसके ऊपर लाइट इमिट हो रही है और रिफ्लेक्ट बैक होकर के उसकी आंखों तक जा रही है, तब जाकर के उसका एक इमेज दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो सरफेस होगा ना, इसी को हम रिफ्लेक्टिव सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्टिव सरफेस बोलेंगे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिव सरफेस। जहां जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिव सरफेस। बात समझ में आ रही है? तो कभी अगर आपसे पूछा जाता है कि रिफ्लेक्टिव सरफेस का रेडियस क्या होता है, तो आपको पता है किसी भी प्लेन का रिफ्लेक्ट जो रेडियस होता है वो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। किसी भी प्लेन मिरर का जो रेडियस होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो फोकल लेंथ भी क्या होगा? वो भी इनफाइनाइट होगा बेटा, ठीक है। फोकल लेंथ जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। और इमेज टाइप कौन कौन से किस टाइप की इमेज बन रहे होते हैं हम आगे चल के पढ़ेंगे भी इसी लेक्चर में, लेकिन हम आपको यहीं एक बार समझा दे रहे हैं किस टाइप की इमेज बन रहे होते हैं। तो सबसे पहले कि वो जो है वर्चुअल इमेज बन रहे होते हैं,
ठीक है, और इरेक्ट बन रहे होते हैं। समझाएंगे अभी आपको कि वर्चुअल क्या होता है, इरेक्ट क्या होता है। तो वर्चुअल बन रहे होते हैं, इरेक्ट बन रहे होते हैं, सेम साइज के बन रहे होते हैं, ठीक है, सेम साइज के बन रहे होते हैं, और साथ ही साथ सेम डिस्टेंस पर भी बन रहे होते हैं। यानी आप मिरर से जितनी दूरी पर खड़े होगे उतनी दूर आपको अंदर मिरर के आपका इमेज दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। वर्चुअल क्या होता है कि जो एक रियल रे से नहीं बन रही होती हैं, ठीक है, रियल रे से नहीं बन रही होती जो इमेज, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। इरेक्ट क्या होता है कि अगर आप खड़े हुए मिरर के सामने, तो अगर आपका सर ऊपर है तो उस मिरर में भी सर ऊपर ही दिखाई देगा, ठीक है ना, यानी इसको क्या बोलेंगे, सीधा। सेम साइज का मतलब क्या है कि अगर आप मान लेते हैं कि 5 फीट के हो, तो जो इमेज बनेगा वो भी आपका क्या बनेगा, इमेज जो बनेगा वो भी 5 फीट का ही बनेगा, ठीक है। अंदर आप 5 फीट के ही दिखाई दोगे। किसके लिए बेटा, प्लेन मिरर के लिए। याद रखना हमेशा, हम प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं, अभी जब हम स्फेरिकल पढ़ेंगे तो उसके लिए चीज़ें बदल जाती हैं। प्लेन मिरर के लिए जो आपकी मैग्नीफिकेशन होगा ना, मैग्नीफिकेशन हमेशा 1 होता है वहाँ पे, यानी सेम साइज का इमेज बन रहा होता है। सेम डिस्टेंस पे बनेगा कि अगर हम प्लेन मिरर के यहाँ से किसी x डिस्टेंस पे अगर खड़े हुए हैं, यहाँ से अगर x डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी जो आपका इमेज बन रहा होगा, अगर मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है, तो अगर ये x डिस्टेंस पे है तो ये भी आपका x डिस्टेंस ही होगा। सेम साइज का मतलब कि अगर ये d हाइट का है तो ये भी d हाइट का ही होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। और क्या होता है, एक पॉइंट इसमें और भी होता है, ठीक है, क्या होता है, इन्वर्टेड या लिटरल इन्वर्टेड उसको बोलते हैं, इन्वर्टेड, लिटरल इन्वर्टेड। लिटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आप B, जैसे B कैपिटल वर्ड है, इसका आप इमेज बनाओगे ना तो B जो है उल्टा बनेगा, ऐसा कुछ चीज़ का इमेज बन रहा होता है। जैसे आप मिरर में अगर आप रियलिटी में राइट हैंड को ऊपर करते हो तो उसमें जो है लेफ्ट साइड के हैंड ऊपर हो रहे होते हैं। कैसे, क्योंकि उसकी फेसिंग जो है आपके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जब फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन में हो गई है तो उस समय राइट जो होगा ये हैंड होगा, लेकिन उसमें आपका भी ये उठ रहा होगा, ठीक है ना। तो उसके इसलिए हम बोलते हैं उसको लेटरल इन्वर्टेड, कि अगर हम राइट हैंड को ऊपर कर रहे हैं तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड ऊपर हो रहा होगा, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड। बात समझ आ रही, इसमें हम आगे पढ़ेंगे भी, बस हमने आपको एक समझा दिया है कि हाँ कुछ इस तरीके से उस प्रॉपर्टीज होगी, इमेज से टाइप होंगे। बात समझ में आ रही है। अगला, कैसे इमेज बनेगा, इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, इसके बारे में हम देखते हैं कि इमेज जो है वर्चुअल बनता है, ठीक है। वर्चुअल बनने का मतलब क्या हो गया, अभी हम देखिए, हमने आपको इसके पहले बताया था कि जो रियल रेस से ना बन रही हो, वर्चुअल मतलब जो रियल रेस से ना बन रही हो। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ कोई ट्री है, ट्री का जो है रेज आकर के एक परपेंडिकुलर इस मिरर से टकरा रहा है, तो परपेंडिकुलर वापस भी जाएगा, क्योंकि हमने क्या बताया था बेटा, याद करिए कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई कितना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मिरर से 90 डिग्री पे अगर नॉर्मल होता है तो एंगल आई कितना हो गया, एंगल आई 0 डिग्री हो गया बेटा। नॉर्मल से लेते हैं ना हम, एंगल आई 0 डिग्री हो गया तो रिफ्लेक्टेड भी 0 डिग्री ही होगा, इसलिए सेम पाथ पे वो रिवर्स हो जाती है, यानी सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। इतनी बात क्लियर है। दूसरी चीज, इसके टिप को देखिए, टिप से एक रेज आ रही है, इस पॉइंट पे टकरा रही है, बीच में जो ये लाइन आपकी जा रही है, इसको हम मेन एक्सिस भी बोल सकते हैं इस केस में। तो यहाँ से 90 डिग्री, ठीक है, अगर एंगल आई यहाँ बना रही है तो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, और ये एंगल आ रही है वापस निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा, इस रेस को हम इमेजिनरी रूप से पीछे बढ़ा रहे हैं यहाँ तक, और इसको भी जो रिफ्लेक्टेड रेज है इसको हम इमेजिनरी रूप से पीछे बढ़ा रहे हैं। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही होगी, इसका टिप का अगर रेस थी तो यहाँ पे भी ये टिप बन रहा होगा। सेम उसी तरीके से जो इसका बॉटम है, बॉटम का इमेज यहाँ बन रहा होगा। अभी आप देखिए, रियल रेज नहीं है ये, रियल रेज तो यहाँ वापस चली गई, ये देखिए वापस चली गई है। हमने इसको इमेजिनरी रूप से एक हमने माना हुआ है, एक अज्यूम किया हुआ है कि हाँ कुछ रेज यहाँ पे आ रही होगी, इसका भी रेज यहाँ पे आ रहा होगा, तो उसका एक इमेज यहाँ बन रहा है। इसको बोलते हैं हम क्या, वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये हो गया क्या, वर्चुअल इमेज। क्लियर, इतनी बात है।
दूसरा क्या है, लेटरल इन्वर्टेड, यानी लेफ्ट का राइट दिखाई देता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, अगर इस पे हम कोई एक फ्रूट्स बना देते हैं तो इसका कहाँ बनेगा, इसका देखिए यहाँ बनेगा। बात समझ में आ रही है? हम यहाँ पे कुछ एक इसका अलग कलर का फ्रूट बनाते हैं तो इसका देखिए यहाँ बनेगा। अभी आप खुद समझिए कि कुछ मिरर सामने हमारे ये लगा हुआ है, ये देखिए, आप जब फेसिंग मिरर साइड में है, इसी भी फेसिंग मिरर साइड लेते हैं तो ये जो है राइट हैंड की तरफ आएगा, तो ये क्या कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा। ये लेफ्ट आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड की तरफ होगा। इसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड। ठीक है, सेम डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए 5 मीटर रहा होगा इस ट्री का इमेज से, ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ भी 5 मीटर ही होगा बेटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा, 5 मीटर ही होगा। दूसरी चीज़ ये है कि सेम साइज का, चलिए कोई बात नहीं, लिखा नहीं गया है। सेम साइज का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं ये 1 मीटर का ट्री रहा होगा तो यहाँ भी ये क्या होगा, 1 मीटर का ही होगा। ये कुछ हो गई आपकी इमेज फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज हो गई, जो कि प्लेन मिरर से बन रही होती है। ये आपको दिख रहा है, समझ में आ रही है? तो कुछ प्लेन मिरर से हमारी इमेज कुछ ऐसे बन रही है, उसकी प्रॉपर्टीज कुछ आपके सामने दिख रही है। इतनी बातें क्लियर है? अगली टॉपिक देखिए, एक बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पे और ये आपका है मिरर। ठीक है, इसका इमेज कैसे बन रहा है हम आपको बना के दिखाते हैं। बना के दिखाते हैं बेटा कि मान लेते हैं इसका हेड का, सबसे पहले हेड से परपेंडिकुलर इसके ऊपर नॉर्मल इंसिडेंट भी हो रही है और वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, क्योंकि नॉर्मल से निकलेगी। तो इसको हम जब इमेजिनरी रूप से पीछे बढ़ाएंगे तो कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा कलर को चेंज कर देते हैं, जो हम इमेजिनरी रूप से पीछे बढ़ा रहे हैं। क्लियर है बातें? किसी एक अलग एंगल से एक हम रेस को इसके ऊपर गिराएं, वापस आ गया, ये जो है नॉर्मल है। तो जब हम इसको इमेजिनरी रूप से पीछे बढ़ाएंगे बेटा, तो ये कहीं यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, कर रही है। देखिए दोनों रेस हेड से आई थी, यहाँ पे हेड पे जाकर के मिल रही हैं, तो ये आपका कुछ हेड हो गया। उसी तरीके से जो है फुट का भी एक सीधी रेस आएगी, टकराएगी, इसको पीछे बढ़ाएंगे इमेजिनरी रूप से, किसी एंगल पे लेके जाएंगे, वापस जाएगी, और इसको हम इमेजिनरी रूप से पीछे बढ़ाएंगे, तो आपका एक इमेज फॉर्म हो जाएगा। प्लेन मिरर की बात हो रही है, ठीक है ना? ये सारी चीजें प्लेन मिरर की है बेटा। ठीक है, क्योंकि अभी हम प्लेन मिरर ही पढ़ रहे हैं, तो दिमाग में हमेशा बनाइएगा कि प्लेन मिरर के ही बारे में हम पढ़ रहे होंगे। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, इमेज हो गया। इतनी बातें क्लियर है? तो हमें लगता है कि अब आपको इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये रेस को कैसे मिले जानी है, क्या करनी है, क्योंकि हमेशा हर केस में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ही होगा, ये आप याद रखिएगा। एक इमेज फॉर्मेशन और भी देखिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज ध्यान दीजिएगा कि दोनों पॉइंट से दो दो इमेज को हमने दो दो रेस को लेके गए हैं। ये रेस जा रही है, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, आंखों तक जा रही है। इसकी एक रेज और भी यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, वापस आंखों तक जा रही है। इसको जब हम इमेजिन रूप से पीछे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे जाकर के इंटरसेक्ट होती दिख रही है। सेम काम यहाँ का भी हो रहा है, इंटरसेक्ट होती दिख रही है, और ये दोनों रेज वापस आंखों तक जा रही है, तब जाकर के हमारे आंखों से ये हमें इमेज दिखाई दे रहा होता है। डिस्टेंस देखिए सेम है, अगर डी नॉट यहाँ पे है तो डी नॉट यहाँ पर भी है। हाइट अगर ये यक्स है तो ये भी आपकी हाइट ही यक्स ही होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब इमेज फॉर्मेशन आप अच्छे से कर ले जाओगे, किसी प्लेन मिरर का दे दिया जाए तो। ठीक है, अगला देखिए, हम क्वेश्चन है आपके सामने, करके देखते हैं कि बोल रहा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, आपके दिमाग में आंसर भी आ गया होगा कि अगर एंगल आई इक्वल टू 45 डिग्री दिया गया है तो एंगल आर क्या होगा। तो अच्छे बच्चे यहाँ देखो, एंगल आई इक्वल टू 45 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, हम फालतू को सॉल्व करा रहे हैं, आपके दिमाग में आ चुका होगा इसका आंसर। अभी आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, इसलिए एंगल आई इक्वल टू 45 डिग्री है, इक्वल टू एंगल आई इक्वल टू 45 डिग्री है, इक्वल टू एंगल आर। तो इसको वापस लिख लो, एंगल आर इक्वल टू 45 डिग्री। आंसर हो गया, और सिंपल है, आराम से कर ले जाओगे आप। देखिए क्वेश्चन और भी है कि इज द
इमेज इन प्लेन मिरर इज रियल आर वर्चुअल। अभी हमने आपको बताया कि रियल रेस से नहीं बन रही होती है, इसलिए ये जो है आपका वर्चुअल होगा। क्वेश्चन तो आराम से निकल जा रहे हैं और इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपसे पूछे भी नहीं जाते, ना ही बोर्ड में पूछे जाएंगे और हो सकता है किसी अच्छे एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम आपको आने वाले लेक्चर में और भी कंप्लीट कराएंगे। आप इसके लिए परेशान मत होइएगा, बस अगले वीडियो का इंतजार करते रहिएगा। एक क्वेश्चन और भी देखते हैं इसमें कि वाई कांट वी सी द क्लियर रिफ्लेक्शन ऑन पेपर, क्योंकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। हमने आपको इरेगुलर रिफ्लेक्शन सबसे पहले बता दिया है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा, तो हम जो है इसका आंसर क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसका एक ही कारण है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण हमें कोई भी पेपर में हमें क्लियर रिफ्लेक्शन या कोई क्लियर इमेज नहीं दिखाई देता है। तो इसी तरीके से हम जो है इस पूरे लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन को समझा और प्लेन मिरर को समझा और प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन को समझा। ठीक है, अब हम आगे वाले वीडियो में क्या समझेंगे बेटा, आने वाले में देखिए हम कुछ कर्व के बारे में समझेंगे, स्फेरिकल के बारे में समझेंगे, कॉनकेव के बारे में समझेंगे और कॉन्वेक्स के बारे में समझेंगे। तो अगले वीडियो यानी लेक्चर नंबर 3 का वेट करते रहिए। अब हम जल्दी लेकर के आएंगे और यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, जिससे कि आपके पूरे कोर्स को हम अच्छे से कंप्लीट करा सकें। अभी देखिए हमने इस पूरे बैच का कोई नाम तो नहीं दिया है, लेकिन हम जल्द ही इस बैच के पूरे किसी एक नाम से हम इंट्रोड्यूस करेंगे और प्ले लिस्ट हम उस नाम से बनाएंगे, जिससे कि आपको खोजने में आसानी भी हो। तो इस तरीके से आप लेक्चर को देखते रहिए और राजेंद्र एजुकेशन को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि हमारा नया वीडियो आए तो आपके पास तक जल्द ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए।